अभी हम शुरू करेंगे एडेप्टेशन से। तो चलिए एडेप्टेशन। पहले हम डेफिनेशन करेंगे व्हाट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज एनी attribute of an organism either physiological, morphological or behavioral which enables an organism to survive and to reproduce. Okay, so adaptation is an attribute of an organism. ऑर्गेनिज्म अपने आप में या तो कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करते हैं या फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेस करते हैं विच अनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो अपने आप में ये चेंजेस करते हैं। इट कुड बी मॉर्फोलॉजिकल, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करेंगे या उनकी फंक्शनिंग में चेंज करेंगे या उनके बिहेवियर में चेंज करेंगे ताकि वो जिस हैबिटेट में रहते हैं वहाँ पे वो सर्वाइव भी हो सके और रिप्रोड्यूस भी कर सके। सो नाउ adaptation evolves over long evolutionary period and then it is genetically fixed। अडेप्टेशन जो है वो लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम से, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कोई भी एक कैरेक्टर को इवॉल्व होने में, और फिर उसके बाद वो जेनेटिकली फिक्स हो जाता है। चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन स्किन के बारे में सोचें तो इसमें ऐसा था कि जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं, अब इक्वेटर पे डेफिनेटली कि सनलाइट ज़्यादा आती है, तो सनलाइट ज़्यादा आने की वजह से प्रोटेक्शन के लिए मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होते हैं रिलेटेड टू डार्क कॉम्प्लेक्शन, और उसके सामने जो लोग सब ट्रॉपिकल में रहते हैं या टेम्परेट रीजन में रहते हैं तो वहाँ पे कम सनलाइट आती है, तो वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट्स की ज़रूरत कम है, मेलानिन पिगमेंट्स कम है लीडिंग टू फेयर कॉम्प्लेक्शन। अब ये धीरे धीरे लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम से ये चीज़ें जेनेटिकली फिक्स हो गई फिर कि जो लोग ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं उनका स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्क आता है कंपेयर टू द रीजन्स एज वी मूव ग्रेजुअली टूवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, और फिर तो अभी तो ऐसा हो गया है कि कोई ट्रॉपिकल रीजन के कोई इंसान अगर टेम्परेट रीजन में जाके रहना शुरू करे तो भी फिर कॉम्प्लेक्शन चेंज नहीं होता है क्योंकि इतने हज़ारों सालों से वो जीन्स फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे है। तो अभी तक हमने अडेप्टेशन की डेफिनेशन की है। आपको ध्यान रखना है कि अडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म का एट्रीब्यूट है। ये या तो फिजियोलॉजिकल हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल या बिहेवियरल हो सकता है ताकि ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में सर्वाइव भी कर सके और रिप्रोड्यूस भी कर सके। और सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिज्म ने जो अडेप्टेशन अडेप्ट किया हुआ है it has taken over a longer evolutionary time and then it is genetically fixed। अब एक के बाद हम एक एग्जांपल्स करेंगे अडेप्टेशन के। ओके, पहले हम एग्जांपल लेंगे कंगारू रैट का।
Kangaroo rat in deserts of North America is capable of meeting its water requirement by internal fat oxidation, where water is released as byproduct. Moreover, in kangaroo rat, hypersecretion of ADH, antidiuretic hormone, occurs, so it releases concentrated urine. ओके, कैंगारू रैट जो है नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में रहते हैं. अब एक सीधी बात है कि ये डेजर्ट में रहते हैं तो बहुत कम पानी मिलता है, सो दे हैव टू सर्वाइव विद दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर. तो उनमें क्या करते हैं कि इनकी बॉडी में जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो फैट के ऑक्सीडेशन में वाटर रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट. तो ये जो वाटर जो उनकी बॉडी में फैट ऑक्सीडेशन से रिलीज हुआ है, यही वाटर को वो यूज़ करते रहते हैं. दिस वाटर इज नॉट रिलीज आउट ऑफ देयर बॉडी, ये इसी वाटर को कंजर्व करते हैं. ठीक है. और दूसरा ये है कि उनमें एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब वेजोप्रेसिन जो है उसका हाइपर सिक्रीशन होता है. और जैसे आपको पता है कि एडीएच की असर डिस्टल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे होती है, जहाँ पे वो स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इसलिए एडीएच के इन्फ्लुएंस में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड रिलीज होता है. तो इस तरीके से ये दो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कैंगैरू रैट के, जिस वजह से वो कम वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है. ठीक है. अच्छा, फिर दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं डेजर्ट प्लांट्स का. ठीक है. सो desert plants has thick cuticle on surface of leaves and has stomata located in pits called Shankan stomata to reduce transpiration. Even as you know, in Opentia, leaves are modified into spines to reduce transpiration and photosynthesis is carried out by flattened stem. ठीक है. डेजर्ट प्लांट्स के ऊपर थिक क्यूटिकल होता है. थिक क्यूटिकल, जैसे आपको पता है ना, क्यूटिकल इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, इसलिए उनमें से कम वाटर लॉस होता है.
ऊपर से उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो एपिडर्मिस की सरफेस पे नहीं होते हैं, थोड़े अंदर होते हैं। मीन्स द स्टोमेटा आर लोकेटेड इन द पिट्स, शंकन स्टोमेटा, और इसलिए भी ट्रांसपीरेशन कम होता है। और ओपेनशिया का तो आपको पता ही है दैट द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। लीव्स स्पाइन्स बन गए हैं, इसलिए स्टेम कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सच अ स्टेम इज नोन एज फाइलोक्लेड। ठीक है, तो ये डेजर्ट प्लांट्स के एडेप्टेशन है। इससे पहले हमने कैंगारू रैट के एडेप्टेशन किए, अब हमने डेजर्ट प्लांट्स के भी किए। अच्छा, डेजर्ट प्लांट्स में ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं दैट इज ऑलरेडी गिवन इन एनसीईआरटी। अब मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रही हूँ। इन ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स proline accumulation occurs to maintain osmotic concentration. अमीनो एसिड, प्रोलाइन इज एन अमीनो एसिड, तो वो प्रोलाइन जो अमीनो एसिड है उसको एक्यूमुलेट करते हैं ताकि ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस कर सके। अच्छा, और एक चीज़ भी होती है दैट, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अभी मैं जो लिख रही हूँ वो भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ओके, सर्टेन प्लांट्स हैज हीट शॉक प्रोटीन्स called chaperonins which prevents denaturation of other proteins. एक्चुअली सी आपको पता ही है कि हायर टेम्परेचर पे प्रोटीन्स मतलब एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। तो कई प्लांट्स में क्या होता है कि उनमें चेपरोनिन्स प्रोटीन होते हैं। चेपरोनिन प्रोटीन्स क्या करते हैं कि वो खुद हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस वजह से दूसरे जो प्रोटीन्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर से बच जाते हैं और उनका डीनेचरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में अमीनो एसिड प्रोलाइन एक्यूमुलेट होता है और इस वजह से वो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस कर सकते हैं, और कई प्लांट्स में हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं जैसे चेपेरानिन, और उस प्रोटीन की वजह से दूसरे जो प्रोटीन्स है उनका डीनेचरेशन नहीं होता है। आई होप आपने ये लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं विद अनदर एग्जांपल्स। तो mammals of colder region has shorter ears and limbs to reduce heat loss, and this is Allen's rule. Moreover, aquatic mammals in polar seas like seal has thick layer of fat called blubber which act as
insulator and prevents heat loss. ओके अब जैसे हमें पता है कि मैमल्स पोलर रीजन्स पे, अब कोल्डर रीजन्स में जो रहते हैं, अब कोल्डर रीजन्स में अगर बॉडी का सरफेस एरिया जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि ईयर पिन्ना बड़े हैं इनके या उनके लिम्स बड़े हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उतना हीट लॉस होगा उनमें, ठीक है। और जैसे हमने आगे ही देखा है कि हीट जनरेट करना इज़ एन एनर्जेटिक प्रोसेस, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हीट जनरेट होती है जिसमें एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। इसलिए उनमें बॉडी का सरफेस एरिया कैसे भी करके वो कम कर देते हैं ताकि हीट लॉस कम हो, एंड दिस इज नोन एज एलेंस रूल। ऊपर से जो एक्वेटिक मैमल्स मतलब पोलर रीजन्स में जो मैमल्स होते हैं जैसे सील, उनमें स्किन के नीचे, एग्जैक्टली स्किन के नीचे मतलब सबक्यूटेनियस रीजन में फैट डिपॉजिट होता है कॉल्ड एज ब्लबर, और इस ब्लबर इंसुलेटर जैसा वर्क करता है, मतलब इनकी बॉडी में जो हीट है वो बाहर नहीं निकलती है ब्लबर की वजह से, तो बॉडी में जो हीट है वो कंजर्व होती है, ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं कि इन केस अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि रोहतांग पास चले गए जो मनाली में है, या तो हम लेह में चले गए, ठीक है, तो तुरंत ही हमारे में एल्टीट्यूडनल सिकनेस के सिम्टम्स आने लगते हैं। सो व्हेन वी go to higher altitude at around 3,500 meters above sea level, then symptoms of altitude sickness is seen, like nausea, fatigue, heart palpitation, at a higher altitude low atmospheric pressure occurs. So availability of oxygen in body reduces, so to compensate that, number of RBC increases. It affects affinity of hemoglobin with oxygen and breathing rate increases. ओके अभी जैसे हम जो है प्लेन रीजन्स पे रहने के लिए अडेप्टेड हैं, अगर हम अचानक से हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, मे बी 3,500 मीटर्स या उससे भी ऊपर अगर हम चले गए, तो कई इंडिविजुअल्स में एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जैसे वहाँ पे जाके उनको नोशिया होता है, फटीक होता है, हार्ट पाल्पिटेशन होने लगता है। वो इसलिए क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और ऑक्सीजन जितना अवेलेबल होना चाहिए या बॉडी की जितनी डिमांड ऑक्सीजन की है उतनी ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं होती है।
इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाते हैं। आरबीसी बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की अफिनिटी में फ़र्क आएगा और हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। दिस सिम्टम्स आर नोन एज अल्टीट्यूड सिकनेस। अच्छा, पर अगर कई लोग ऐसे हैं कि परमानेंटली वहाँ पे हिली रीजन्स पे ही रहते हैं, तो एक और चीज़ कि जो लोग परमानेंटली हिली रीजन्स पे रहते हैं उनके आरबीसी काउंट हमारे आरबीसी काउंट से ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा प्लेन रीजन्स पे रहते हैं और वो हमेशा हिली रीजन्स पे रहते हैं, तो उनके आरबीसी काउंट ज़्यादा आते हैं। तो ये बात आपको निट के लिए ध्यान रखनी है। अच्छा, ये सारे हमारे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस ही अभी चल रहे हैं। अब जैसे आपको पता ही है कि कई फिशेस जो एंटार्क्टिका में रहते हैं, दे सर्वाइव एट सब ज़ीरो टेम्परेचर, और उतने टेम्परेचर पे इनका बॉडी फ्लूइड फ्रीज भी नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उनमें एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स होता है। ठीक है, सो फिशेस इन एंटार्क्टिका कैन survive in sub-zero temperature because they have anti-freezing proteins which prevents freezing of their body fluids. Likewise, marine invertebrates and fishes can survive at ocean depth where pressure is 100 times more than normal atmospheric pressure. Even archaebacteria survive in hot springs and deep sea hydrothermal vents where temperature exceeds 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, फिशेस जो एंटार्क्टिका में रहते हैं, अभी सीधी बात है, वहाँ पे एंटार्क्टिका पे हमेशा -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि वो फिशेस -डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं तो इनकी बॉडी फ्लूइड्स जो है वो फ्रीज नहीं होते हैं, मतलब इनका ब्लड फ्रीज नहीं हो रहा है, पर नहीं हो रहा है क्योंकि इनकी बॉडी में एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन है। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन की वजह से इनका बॉडी फ्लूइड फ्रीज नहीं होता है। दूसरा कि कई मराइन इनवर्टिब्रेट्स और जो फिशेस होते हैं वो ओशन के डेप्थ में रहते हैं। अब सीधी बात है, ओशन के डेप्थ में हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ पे प्रेशर 100 टाइम्स ज़्यादा होता है और उनकी बॉडी वहाँ पे अडेप्टेड भी है। स्पेशली अगर आपको याद हो तो एकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स दे आर नोन एज बॉटम ड्वेलर्स, ऐसा एनिमल क्लासिफिकेशन में हमने सीखा था, और इनकी बॉडी भी ऐसे डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन होती है जैसे स्टारफिश जैसे, तो वो इतने प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए अडेप्टेड है इनकी बॉडी। ठीक है, और फिर जैसे आप जानते हैं कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यहाँ तक कि ह्यूमन में भी
हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो बहुत नैरो ऑप्टिमम रेंज पे वर्क करते हैं, दैट इज़ एट द 37 डिग्री सेल्सियस। पर आर्के बैक्टीरिया जो है वो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं या डीप सी हाइड्रोथर्मल विंड्स में रहते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर देर इज़ मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनकी बॉडी के प्रोटीन्स और एंजाइम्स इस तरीके से अडेप्टेड हैं। अच्छा, अब हम एडेप्टेशन में हमारा लास्ट जो एग्जाम्पल है वो एक बिहेवियरल एडेप्टेशन है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। डेजर्ट लिजर्ड का है। अच्छा, लिजर्ड जैसे आप जानते हो लिजर्ड इज़ अ रेप्टाइल, तो वो कोल्ड ब्लडेड है, तो दे डोंट हैव द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो अपना बॉडी टेम्परेचर आउटर एनवायरनमेंट के साथ चेंज करते जाते हैं। अच्छा, तो इनमें एडेप्टेशन क्या है? अच्छा, मान लीजिए कि उनको अगर उनका बॉडी टेम्परेचर एक कंफर्ट जोन से कम होने लगता है, एक नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है कंफर्ट जोन से अगर कम होने लगेगा तो वो सनलाइट में चले जाते हैं, दे बास्क इन सन। ठीक है, धूप में रहते हैं तो धीरे धीरे इनका बॉडी टेम्परेचर वापस नॉर्मल होने लगता है। अच्छा, मान लीजिए कि ज़्यादा देर तक अगर धूप में रहते हैं और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से अगर एक्सीड करने लगा है तो वापस वही लिजर्ड शेडेड एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। शेडेड एनवायरनमेंट में वापस उनका टेम्परेचर जो एक्सीड हुआ है वो धीरे धीरे नॉर्मल होते होते वापस कंफर्ट जोन पे आ जाता है। तो इस तरीके से वो बार बार सन में जाते हैं और फिर वापस धूप में आते हैं और इस तरीके से वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। तो लास्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो एक बिहेवियरल अडेप्टेशन है। अच्छा, अब जो पूरा अडेप्टेशन है मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पहले शुरू किया था अडेप्टेशन की डेफिनेशन से। सो अडेप्टेशन इज एंड एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट कुड बी morphological, physiological, or it could be behavioral, which enables an organism for the survival and for the reproduction. ठीक है, और ये जो एडेप्टेशन जो है, एडेप्टेशन इज बिन इवॉल्व्ड बाय अ लॉन्गर इवोल्यूशनरी पीरियड। बहुत टाइम लगता है एक एडेप्टेशन में एंड देन इट इज़ जेनेटिकली फिक्स्ड। अच्छा, उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स करने शुरू किए। हमने पहला एग्जाम्पल जो किया वो था कैंगेरू रैट का। कैंगेरू रैट इन द नदर्न अमेरिका दे आर एबल टू मीट इट्स वाटर रिक्वायरमेंट बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से जो वाटर रिलीज हो रहा है उसी वाटर को वो कंजर्व करते हैं। और दूसरा कि उनमें एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे करके वाटर को कंजर्व करते हैं अपनी बॉडी में। दूसरा एग्जांपल हमने किया था डेजर्ट प्लांट्स का। डेजर्ट प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है, स्टोमेटा स्टंकन होता है, मतलब पिट्स में लोकेटेड होता है टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। ऊपर से ओपेंशिया में लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, सो दैट इज व्हाई द स्टेम कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने एलन रूल किया था। एलेंस रूल में जो मैमल्स कोल्डर रीजन पे रहते हैं उनके ईयर पिन्ना छोटे होते हैं और उनके लिम्स छोटे होते हैं। इन शॉर्ट उनका सरफेस एरिया कम होता है टू रिड्यूस द हीट लॉस। और जो मैमल्स पोलर रीजन्स पे रहते हैं जैसे सील है, मतलब एक्वेटिक मैमल्स जो हैं, उनमें स्किन के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट डिपॉजिट होता है कॉल्ड एज ब्लबर। वो एक इंसुलेटर जैसा वर्क करता है ताकि उनकी बॉडी में जो हीट है वो बाहर ना जाए और ऐसे करके हीट वो अपनी बॉडी में कंजर्व करते हैं। अच्छा, फिर हमने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन किया था कि अचानक से अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, मे बी अराउंड 3000 और 3500 मीटर्स अबाउट द सी लेवल, तो फिर हमें अल्टीट्यूड सिकनेस जैसे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, जैसे नोशिया है, फटीग है, हार्ट पल्पिटेशन है। वो इसलिए क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और इसलिए ऑक्सीजन भी कम होता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होती है, इसलिए आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ जाता है। फिर जो फिशेज एंटार्क्टिका में होते हैं उनमें एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है और इस वजह से इनका बॉडी फ्लूइड भी फ्रीज नहीं होता है। फिर कई मराइन इन्वर्टिब्रेट्स और फिशेस जो होते हैं वो ओशन के डेप्थ में रहते हैं और वहाँ पे
प्रेशर जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी जो है मतलब ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं इनमें बायोकेमिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो एक ऑप्टिमम रेंज पे वर्क करते हैं, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। पर फिर भी आर्के बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स या हाइड्रोथर्मल डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी अपना बॉडी टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे भी उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती है। अच्छा, और लास्ट में हमने सीखा था वो डेजर्ट लिजर्ड का, दैट वाज एन बिहेवियरल अडेप्टेशन। यहाँ पे हमारा अडेप्टेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है।